नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कुंभ मेला 2021 के मौके पर सक्षम संस्था द्वारा कुंभ नगरी हरिद्वार में नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधिवत शुभारंभ किया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में आज इस मौके पर नेत्र कुंभ का शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और हंस फाउंडेशन के मंगला माता सहित कई साधु संतों और संस्था के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज से नेत्र कुंभ का शुभारंभ हो गया है। नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत का भाव लेकर हम भारतवासी चलते हैं, जो इस नेत्र कुंभ में देखने को मिलेगा। संस्था द्वारा दृष्टि से कमजोर या अन्य दिव्यांगता से ग्रसित लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने हंस फाउंडेशन की मंगला माता द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की हमने तैयारी की है। जनता बगैर रोके टोके कुंभ नगरी में आए और स्नान करके जाए। उनकी सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को भारत सरकार के कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना जरूरी नहीं होगा। गाइडलाइन को लेकर उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें। राजीव शर्मा जी आप मंच पर आए और हमारे के द्वारा ये नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पांव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही नहीं तो हंस फाउंडेशन माता मंगला जी के द्वारा भी जिस प्रकार का सेवा किया जा रहा है वह भी अनुकरणीय है। तो ऐसे कार्यक्रम, और साथ में महाकुंभ है, उसका भी लाभ हम लेंगे। उसमें भव्य दिव्य वो बने, उसके लिए हमारी तैयारी। जनता आए, पूरी तरह गंगा स्नान करके जाए, कोई रोक टोक शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें। प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन उसका पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइज लगाए, यही गाइडलाइन है। बाकी कोई रोक टोक नहीं है, यह हमने कहा है। और उसी के कारण भैया कितनों का रजिस्ट्रेशन करोगे? लाखों की संख्या। अभी मैंने परसों को जो स्नान था, पहला स्नान, पिछला बार 10 का देखा तो 45 लाख लोग, 32 लाख लोग इस समय परसों के उसमें है। सुमित सैनी फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। सुमित, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही उन्होंने एक बात जो कही है नेत्र कुंभ में, जब वो आप लोगों से बात कर रहे होंगे कि कुंभ के दौरान जो एक कोविड-19 का प्रोटोकॉल था कि सबको रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, उसको लेकर उन्होंने एक फैसला लिया है और ये संभवतः फैसला, इसका स्वागत ही हो रहा होगा। फैसला लिया गया है कुंभ के लिए, कुंभ को लेकर, क्योंकि व्यापारियों के अंदर एक खुशी का माहौल सा आया है। क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार सब चीज बंद थी, तो बंद के चलते कारोबार पर भी ठप था। लेकिन जो कुंभ 12 साल में आने वाला ऐसा महापर्व है, इसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी एक एसओपी जारी की गई थी, लेकिन उस एसओपी में बहुत से ऐसे क्लोज थे जिसके चलते लोग यहाँ हरिद्वार में नहीं आ पा रहे थे। तो लेकिन जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उनकी सबसे पहली
सबसे उनकी पहली उनके लिए यही था कि कुंभ को भव्य दिव्य बनाया जाए। लेकिन जब उनका साफ तौर से कहना था जब लोग आ ही नहीं पाएंगे, जो कीर्तन जो झांकियां होंगी, जो पेशवाई होंगी, जो साधु संतों का कुंभ का जो आयोजन होंगे, तो उनको देखेगा कौन। उन्होंने साफ तौर पे किसी को आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि कुंभ की जो एसओपी है, जो कोविड के जो नियम है, उनका पालन किया जाए। उन्होंने साफ तौर पे शासन प्रशासन को लगातार निर्देश दे दिया गया है कि किसी को भी आने से ना रोका जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर देहरादून से है। त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसलों पर वर्तमान तीरथ रावत की सरकार पुनर्विचार कर सकती है, जिसमें सबसे अहम होगा गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का मुद्दा। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने पर सरकार नए सिरे से अब विचार कर सकती है। इसके अलावा देवस्थान बोर्ड के फैसले पर भी नए सिरे से विचार हो सकता है। ये दो ऐसे फैसले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दो फैसले अगर नहीं होते तो संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जाती। ये दो फैसले थे जिसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और अब जाकर जो वर्तमान सरकार आई है वो इन दोनों फैसलों पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि सबसे अहम जो पहले उन्होंने फैसला लिया देवस्थान बोर्ड वाला, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। और जब उनकी कुर्सी गई है तो जो पंडित समाज है उन्होंने आतिशबाजी करके जश्न मनाया था। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। ब्रजेश, ये जो दो फैसले हैं, ये दो सबसे बड़े फैसले थे जिसके कारण पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दो बड़े फैसले जो विवादास्पद भी थे और इनको बोल्ड डिसीजन के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, उत्तराखंड के अंदर देवस्थानम बोर्ड बनाना ये आसान बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े चैलेंज के तौर पर त्रिवेंद्र रावत ने स्वीकार किया, लेकिन उसको लेकर के नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर थी। खास करके जो पुजारी समाज से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसका कड़ा ऐतराज जताया था, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की वजह से लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा जो बड़े मंदिर थे, उन मंदिरों का एक तरह से सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। सीधे तौर पर जो है उस पर रिसीवर की तैनाती हो रही थी। तो देवस्थानम बोर्ड के जरिए सरकार जिस तरीके से मंदिरों को संचालित करना चाहती थी, उसको लेकर के संतों का कड़ा विरोध था, जो है पुजारियों का बड़ा विरोध दर्ज कराया था, और वो त्रिवेंद्र सरकार की गले की फांस बनी थी। उसके बाद एक बड़ा फैसला किया गया गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का। इसको लेकर के भी जो है जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। खुद सत्तानसीन दल के कुछ विधायकों ने भी इस पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की थी और इसका विरोध किया था। तो दोनों फैसले ऐसे थे जो गले की फांस थे। सबसे बड़ा ये है कि जो आमजन की नाराजगी थी, उसमें इन दोनों फैसलों का बड़ा योगदान था। तीसरा, आग में घी डालने का काम किया, कुंभ का भव्य आयोजन ना होना या कुंभ के मामले में लगातार जो है लिंगारान करना, लगातार ढिलाई बरतना। ये तीन ऐसे मामले थे जिसको लेकर के त्रिवेंद्र सरकार कटघरे में थी। अब जब नई सरकार बनी है, तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने आते ही न सिर्फ सबसे पहले कुंभ को भव्यतम स्वरूप में करने का फैसला किया, इसके साथ देवस्थानम बोर्ड और इसके साथ गैरसैंण को जो कमिश्नरी घोषित करने का, इन दोनों फैसलों को रिव्यू करने का काम किया है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के खुशी व्यक्त की गई है। जो पुजारी समाज है वो भी इससे जो है खुशी व्यक्त कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि देवस्थान बोर्ड निरस्त किया जाएगा और गैरसैंण को राजधानी बना जो कमिश्नरी बनाने का प्रस्ताव है वो भी कैंसिल होगा। तो इसमें क्या किस तरीके का बदलाव हो सकता है ब्रजेश? क्या इससे पूरी तरीके से वर्तमान सरकार रूल बैक कर लेगी, क्योंकि इसमें कुछ बचता नहीं है? गैरसैंण के मामला हो या देवस्थान बोर्ड का मामला, इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का फैसला, उसके बाद उसको कमिश्नरी में बदलने का फैसला, सबसे बड़ी बात यह है कि उसके स्वरूप को बदलने का विरोध हो रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपके पास सिर्फ दो ही चारे हैं, या तो कमिश्नरी को आप कैंसिल कीजिए या कमिश्नरी को आप कार रखिए। तो उसके लिए बाकायदा कोई एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी उसको रिव्यू करके जो है अपनी रिपोर्ट देगी और वो बताएगी कमिश्नरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आम जन मानस के बीच में जो विरोध है उसके पीछे असल वजह क्या है। दूसरा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के इस वक्त सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी तरीके से जो है जो धार्मिक गुरु हैं उनकी किसी तरह की नाराजगी मोल ले, और इसलिए देवस्थानम बोर्ड का फैसला
बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि देवस्थानम बोर्ड का फैसला सरकार निरस्त कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आखिर इस बोर्ड के फैसले से ऐतराज क्यों है और क्या उस ऐतराज को कम करने की कोई कोशिश की जा सकती है। जो है देखिए, ऐसा नहीं है, जितने भी देश में बड़े मंदिर है, वो फिर चाहे आप जो है साईं बाबा का हो तो वहां पर भी शिरडी का एक बोर्ड है। अगर इसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर में जो है वैष्णो देवी का हो तो वहां भी श्राइन बोर्ड है। तो कई जगह बोर्ड बनाए गए, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे मंदिरों को मिला करके देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, उसको लेकर के नाराजगी है जो है, और इसको बदलने की मांग कर रहे हैं। तब देखना ये होगा कि कमेटियां क्या फैसला लेती हैं और उसके बाद किस तरह से बदलाव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के दौरे पर हैं। भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे हैं गणेश जोशी, और जिस वक्त वो मसूरी पहुंचे, पहली बार मंत्री बनने के बाद वो मसूरी गए, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की गई। समर्थकों में खुशी थी कि गणेश जोशी को तीरथ सिंह रावत ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुंभ मेले संबंधित कला को शहरवासियों के लिए प्रदर्शित किया गया है। स्नेहिल संस्था के द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्होंने कला प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की है। कला प्रदर्शनी का मकसद भारतीय संस्कृति को संवर्धन करना है। स्नेहिल संस्था ने बताया कि संस्था ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाने के काम करती है, जिससे भारतीय संस्कृति को बचाने में मदद मिले। स्नेहिल जो निरंतर 2010 से गंगा संरक्षण अभियान में कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से रत है। पूरे देश में निरंतर कला प्रदर्शनियाँ, कला संगोष्ठियाँ आयोजित किए हैं संस्था ने, और हमें खुशी इस बात की है कि हमें लगभग 100 से ज़्यादा कलाकारों का इसमें सहयोग मिला है, अलग अलग राज्यों से भी, अलग अलग महाविद्यालयों से, यानी युवा और वरिष्ठ कलाकार एक मंच पर एक साथ इस अभियान को चलाते हैं। आज हमारी 21वीं कला प्रदर्शनी है, 21वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, और 2021 चल रहा है और कुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। तो उससे पूर्व हमारा ये प्रयास था कि हम सामान्य जन जागरण को, सामान्य जन लोगों को ये जागृत कर पाए कि जब आप गंगा स्नान के लिए जाएं तो जितनी श्रद्धा के साथ जाएं उतनी ही सतर्कता के साथ जाएं, क्योंकि जहां हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, स्वयं को भी सुरक्षित करना है और माँ गंगा के पावन और निर्मल धार को निरंतर प्रवाहित कर। ये बैग हमारे जो पर्यावरण गतिविधि के जिला संयोजक हैं हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि वो निरंतर इस अभियान में। अब आपको बताते हैं एक ऐसे युवक की कहानी जो अपने स्वर्गवासी माँ बाप की याद में हरिद्वार में दूर दराज से आए हर श्रद्धालु के लिए लंगर लगा रहे हैं। जहां बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहीं पंजाब हिमाचल से आए हुए राकेश विज अपने स्वर्गवासी माता पिता की याद में हरिद्वार पहुंचकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर का आयोजन कर रहे हैं। हरिद्वार में 2 जगह इनके द्वारा अपने माता पिता की याद में लंगर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ज्वालापुर के बागोवाली नाग देवता मंदिर में एक लंगर चलाया है, क्योंकि यहीं पर कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग बनाई गई है। तो आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन के लिए यहाँ पर राकेश विज ने 30 अप्रैल तक लंगर की व्यवस्था आज से शुरू की है। उन्होंने बताया कि माता पिता की याद में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल और एक कैंसर हॉस्पिटल लोगों के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल का निर्माण भी करा रहे हैं। राकेश विज का कहना है कि माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा के समान है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि वृद्ध अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करें और वृद्ध आश्रम ना भेजें। भाई साहब, मैं मूलतः पंजाब का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान मेरा पंजाब में था, उसके बाद कारोबार मेरा हिमाचल में देवभूमि में पालमपुर में, और मेरे माता पिता जी का दोनों का देहांत हो चुका है। पिछले दिनों पालमपुर में एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कैंसर और किडनी का हॉस्पिटल, उसके लिए 5 कनाल जगह मैंने उस ट्रस्ट को दी और 11 जनवरी थी। 15 को मैंने अपना पश्तैनी घर पंजाब में जो था, गुरु पीरों की धरती है पंजाब, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार निछावर कर दिया, बंदा सिंह बहादुर ने और भगत सिंह ने, वो वहाँ की धरती, वहाँ से मेरा जन्म स्थान है, वहाँ भी अपना पश्तैनी घर मैंने दे दिया। उसके बाद मैं हरिद्वार आ गया जी। हरिद्वार 7 मार्च से मैंने गुरुद्वारा सिंह सभा में लंगर का व्यवस्था शुरू की। ये 27 अप्रैल तक चलेगी। 10 मार्च से मैंने सप्तऋषि आश्रम में शुरू की। तो आज 14 तारीख है, 14 तारीख को यहाँ इच्छाधारी नाग देवता का मंदिर है, बघेश्वर महाराज, यहाँ से आज डोईवाला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को संबोधित किया। तो डोईवाला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। डोईवाला के दशहरा ग्राउंड में इस महापंचायत का आयोजन हुआ था। सरकार आंदोलन को हिंसा में बदलना चाहती है, यह आरोप नरेश टिकैत ने लगाया है। अपनी मांगे जब तक हम पूरी नहीं करवा लेते तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, ये कहना है नरेश टिकैत का। आप सबसे यही लड़ाई आपके अस्तित्व की। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो जवान यदि आपके मान सम्मान के लिए हमें अपना सिर कलम कराना पड़ा तो सिर कलम करा। किसान, चाहे वो उत्तराखंड का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, पंजाब का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक, पूरे देश का किसान एक हो चुका है और वो इन 2 मांगों पे लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और ये सरकार किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये तीनों काले कानून वापस ले ले और एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए बना दे। जितना जल्दी सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करेगी उतना ही जल्दी सरकार को भी आराम होगा। और यदि ये सरकार ये सोचती है कि वो समय के साथ हमें भगा देंगे, हमारी संख्या कम हो जाएगी, तो हम पहले भी कई बार सरकार का ये वहम निकाल चुके हैं और आगे भी सरकार की इस गलतफहमी का इलाज करेंगे। ये किसान या तो आंदोलन जीत के जाएगा या फिर बॉर्डरों पे अपनी शहादत दे के जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। और हम एक बात और कहते हैं कि अभी जो आगामी कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, सभी बॉर्डरों पे नौजवान अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जिस तरीके से महिला दिवस पे लाखों महिलाएं बॉर्डरों पे पहुंची थी और रिकॉर्ड बनाया था, इसी तरीके से शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पे देश का एक एक नौजवान दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचे। धर्मता को देखते हुए और मैं तो कहूँगा इनकी बेशर्मी को देखते हुए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार जो है वो इस तरीके से तानाशाही रवैया बना रही है। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी रणनीति बनाई है कि हम शांतिपूर्वक संघर्ष करेंगे। उसके प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी 15 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर सारे बॉर्डरों पर नौजवान जाएंगे और 26 को भारत बंद की कॉल है पूरे देश में। और उसमें जो मजदूर संगठन है और भी जो लोग तांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष कर रहे हैं, सारे संगठन शामिल होंगे। और 28 तारीख को होली जो है वो कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाई जाएगी। सरकार पर हमला बोल दिया और सरकार का हम बिगाड़ क्या सके।
सरकार ने तो किसानों पर हमला बोल दिया, किसानों की तोहिन लग रही है, कारण किसान आज सड़कों पे है। क्या क्या तैयारी आगे की, अब क्या क्या रहेगा? नहीं, प्लान तो यही है, सारे भारत का किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा और जगह जगह महापंचायत हो रही, तो ये और बढ़ती रहेगी। तो घेरने का यही तरीका, और क्या वो है बात कि कोई सी जोन सी भी तारीख रखी जाएगी, उसमें करेंगे घोषणा उसकी। किस तरह की अपील करेंगे किसानों से आगे की? तो यही अपील है भाई कि ये आंदोलन बिल्कुल शांति के तरीके से चलना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।